नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रेडियो एक्टिवता चैप्टर। रेडियो एक्टिवता चैप्टर में हम आपके लिए सिखाने वाले हैं कि रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं, इन तत्वों का उपयोग क्या होता है, इन तत्वों से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या हानियां होती हैं, साथ के साथ इन तत्वों से कौन कौन सी किरणें निकलती हैं और इनका महत्व क्या है। इस वीडियो में हम आपके लिए 0 से लेकर टॉप क्लास तक का पूरा रेडियो एक्टिवता पढ़ा देंगे। इसे एक बार जब आप पढ़ लोगे तो इसमें से कुछ भी नहीं छूटने वाला। आपका चाहे नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, यहाँ से हर एक क्वेश्चन को आप सभी लोग सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? तो हम आप सभी से कहेंगे इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें और हम कहेंगे इस चीज़ों को क्या करते रहें, नोट करते रहें, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा बड़ा वीडियो होने वाला है, लेकिन ये पूरा कंप्लीट चैप्टर होगा, तो जिससे आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत अधिक फ़ायदेमंद हो जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रेडियो एक्टिवता क्या होती है। तो ऐसे समझेंगे कि ऐसे तत्व जो स्वतः विघटित होते रहते हैं, क्या हो, जो स्वतः विघटित होते रहते हैं या इनसे होकर इनमें से क्या होती हैं, किरणें निकलती हैं, आदर्श किरणें निकलती हैं। क्लियर है? आदर्श किरणें निकलती हैं या स्वतः विघटित होते रहते हैं, क्या कहलाते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। क्लियर है? तथा उन किरणों को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव किरण कहते हैं। क्लियर है? समझते हैं, ध्यान से समझेंगे। रेडियो एक्टिवता वे तत्व जो प्रकृति में स्वतः विघटित होते रहते हैं, वे तत्व जो प्रकृति में स्वतः विघटित होते रहते हैं। क्लियर है? या विशेष प्रकार की किरणों का स्वतः उत्सर्जन करते हैं, मतलब अपने अंदर से क्या करते हैं, विशेष प्रकार की किरणों को उत्सर्जित करते हैं। क्लियर है? रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं, मतलब उस तत्व को हम क्या कहेंगे, रेडियो एक्टिव तत्व कहेंगे। आगे, तथा इनसे निकलने वाली किरणें रेडियो एक्टिव किरणें कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? रेडियो एक्टिव किरणें कहलाती हैं। बात आती है तथा उनका यह गुण रेडियो एक्टिवता कहलाता है। बात समझ गए? रेडियो एक्टिवता कहलाता है क्या है, ऐसे तत्व जो स्वतः विघटित होते रहते हैं या जिनसे कुछ किरणें उत्सर्जित होती रहती हैं, क्या कहलाते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व। और जो किरण निकलती हैं उनको क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव किरण, और इनके इस गुण को हम कहते हैं रेडियो एक्टिवता। क्लियर है? बात आती है कि रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की। तो रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बैकुरल ने की थी। किसने की थी? हेनरी बैकुरल ने 1896 में की थी। कब की थी? 1896 में। क्लियर है? आगे हम जानेंगे कि रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाली किरणें, कि किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ से कौन कौन सी किरणें निकलती हैं। तो ध्यान से एक बार समझेंगे कि मान लो कि हमारे पास कोई एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, ये रहा, ठीक है, ये है कोई एक रेडियो एक्टिव पदार्थ जिसे हमने एक ब्लैक बॉक्स में बंद कर रखा है। किसमें? ब्लैक बॉक्स में बंद कर रखा है, मतलब इधर इसकी किरणें ना जाए इस तरह से। तो इसमें से क्या होती है, कुछ किरणें निकलती हैं इस तरह से, समझो, कुछ किरणें सीधी चली जाती हैं, ठीक है, कुछ किरणें इधर मुड़ जाती हैं, कुछ किरणें इधर मुड़ जाती हैं। अब इधर उधर क्यों मुड़ रही हैं, सीधी क्यों नहीं जा रही, तो ध्यान से समझेंगे। इधर हम लगा देते हैं रेड प्लेट, रेड प्लेट मतलब रेड इलेक्ट्रोड, और इधर लगा देते हैं धन प्लेट मतलब धन इलेक्ट्रोड, और सामने लगा होता है जिंक सल्फाइड का पर्दा। किसका पर्दा लगा होता है, या ऐसे जिंक सल्फाइड ना लगाना चाहें तो फोटोग्राफिक प्लेट को लगा लो, फोटोग्राफिक प्लेट को लगा लो। क्लियर है? यहाँ से भी हम सीख सकते हैं। अब क्या समझेंगे, ये क्या है, हमारा एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। क्या है? रेडियो एक्टिव पदार्थ। ठीक है, ध्यान से समझो, क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की खासियत क्या होती है कि इसमें से होकर कुछ आदर्श किरणें निकलेंगी। क्या निकलेंगी? इसमें से होकर कुछ आदर्श किरणें निकलेंगी। कुछ किरणें सीधी चली जाएंगी, कुछ किरणें धन की रेड इलेक्ट्रोड की ओर मुड़ जाएंगी, कुछ किरणें धन इलेक्ट्रोड की ओर मुड़ जाएंगी। क्लियर है? तो इन किरणों के बारे में हमको जानना है। बहुत अधिक आगे जानने से पहले हम यहीं से सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। देखो, ध्यान से समझो, यहाँ से जो किरणें निकलती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। कौन कौन सी होती हैं? अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। अब पहचानेंगे कैसे? अल्फा किरणें होती हैं धनावेशित, बीटा किरणें होती हैं ऋणावेशित और गामा किरणें होती हैं उदासीन। कैसी होती हैं? उदासीन।
क्लियर है? अब समझो अल्फा किरणें कैसी होती हैं, धनावेशित। तो जो धन किरणें हैं वो मुड़ जाती हैं ऋण की ओर। धन किरणें किधर मुड़ जाती हैं, ऋण की ओर। तो समझ गए, अल्फा किरणें किधर घूम जाती हैं, ऋणावेशित इलेक्ट्रोड की ओर। दूसरी बात, जो ऋण किरणें होती हैं वो मुड़ जाती हैं धन इलेक्ट्रोड की ओर। क्लियर है? तो बीटा किरणें किधर मुड़ जाती हैं, तो धनावेशित इलेक्ट्रोड की ओर। और गामा किरणें जो होती हैं वो उदासीन होती हैं, वो सीधी चली जाती हैं और फोटोग्राफिक प्लेट पर जाकर टकरा जाती हैं। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है सब कुछ? अब हम आगे चलते हैं। कहाँ चलते हैं? अल्फा किरणों पर। किस पर चलते हैं? अल्फा किरणों पर। अल्फा किरणें क्या होती हैं, तो इसको हम जान लेते हैं क्या है। इन किरणों के कण धनावेशित होते हैं। कहने का मतलब है अल्फा किरणों के कण कैसे होते हैं, धनावेशित। तो हम समझ गए अल्फा किरणें कैसी होती हैं, धनावेशित। याद रखना क्या होती हैं, अल्फा किरणें धनावेशित होती हैं। ठीक है? आगे, ये किरणें ऋणावेशित प्लेट की ओर आकर्षित होती हैं। हमने बताया था, क्या बताया था कि किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है, ठीक है, इससे कोई किरण निकल रही है। कितनी निकल रही है? 3 तरह की। अगर मान लो यहाँ पर ऋण इलेक्ट्रोड है, कैसा है, ऋण वाला इलेक्ट्रोड है, तो भाई धन किरणें किधर जाएंगी, धन किरणें जो होती हैं वो ऋण वाले इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होती हैं। क्लियर है? यही बात कही है कि ये किरणें या अल्फा किरणें ऋणावेशित प्लेट की ओर, कैसी प्लेट की ओर, ऋणावेशित प्लेट की ओर आकर्षित होती हैं। क्लियर है? आगे, अल्फा किरणें हीलियम का नाभिक होती हैं। हीलियम का नाभिक मतलब He+2 होती हैं। क्लियर है? अल्फा किरणें क्या होती हैं, हीलियम का नाभिक। नाभिक में क्या होता है, ये होता है ना। चलो बात करते हैं अगला। अल्फा किरणें चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र से विक्षेपित हो जाती हैं। अगर चुंबकीय क्षेत्र है और अगर क्या है, विद्युत क्षेत्र है। देखो भाई, अल्फा किरणें सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन इसकी वजह से क्या हो गई, विक्षेपित हो जाती हैं। क्लियर है? आगे, अल्फा किरणों की गैसों को आयनित करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ये तुम्हारे पेपर में आएगा ही। ठीक है? क्या करना है कि हमको इस पॉइंट को कहीं अंडरलाइन करके लिख लेना है। क्या है? इनकी आयनित करने की क्षमता, गैसों को आयनित करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। कैसी होती है? बहुत अधिक होती है। पूछा जाएगा कि सबसे अधिक है, गैसों को आयनित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है किसकी, अल्फा किरणों की, बीटा किरणों की, गामा किरणों की, या किसी और का नाम दे देगा तो हम पहचान लेंगे किसकी, अल्फा किरणों की आयनित करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, या हम कह सकते हैं सर्वाधिक होती है। सबसे ज़्यादा इन्हीं की होती है। क्लियर है? सर्वाधिक होती है। ठीक है? अगला पॉइंट है, इनकी भेदन क्षमता बहुत कम होती है। एक चीज़ समझेंगे, अल्फा किरणें क्या होती हैं, भारी होती हैं तो भेद नहीं पाती हैं। ऐसे समझो, भारी होती हैं तो भेद नहीं पाती, लेकिन आयनित कर देती हैं। क्लियर है? तो इनकी भेदन क्षमता, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। भेदन क्षमता कैसी होती है, बहुत कम। छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, और अक्सर क्या होता है, वो क्वेश्चन हम पे गलत हो जाते हैं। तो ध्यान से इन पॉइंटों को कहीं याद करते रहना। ठीक है ना? नोट करते रहना पूरा का पूरा, और एक बार क्या कर लेना, इनको अंडरलाइन कर लेना। आगे, इन किरणों का वेग, किनका, अल्फा किरणों का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 होता है। कितना होता है, 1/10 गुना होता है। तो कहने का मतलब प्रकाश के वेग से ये कम होती हैं। क्लियर है? इनका वेग, वैसे भी भारी किरणें हैं तो प्रकाश से इनका वेग क्या हो जाएगा, कम, ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्लियर है? कैसी होती हैं, धनावेशित। धन है तो ऋण की ओर आकर्षित होती हैं। और अल्फा किरणों का क्या होता है, हीलियम का ही नाभिक है। विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होती हैं या विक्षेपित हो जाती हैं। गैसों को आयनित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, और भेदन क्षमता बहुत कम होती है, और इनका वेग प्रकाश के वेग का 1/10 होता है। क्लियर है? चलते हैं अब हम बीटा कणों की ओर, या बीटा किरणों की ओर। ठीक है? वो है बीटा किरणें। बीटा किरणें क्या होती हैं, तो ध्यान से समझेंगे। बीटा किरणों के प्रत्येक कण पर ऋण आवेश होता है। क्या होता है, ऋण आवेश होता है। ठीक है? बीटा किरणें, अब ध्यान से समझो कैसी हैं बीटा किरणें, कैसी होती हैं, ऋण आवेशित। बीटा किरणें धनावेशित प्लेट की ओर आकर्षित होती हैं। तो कहने का मतलब ये है भाई, जाहिर सी बात है कि किसी रेडियोएक्टिव तत्व से बीटा किरणें निकल रही हैं। कैसी किरणें निकल रही हैं, बीटा। बीटा का मतलब नेगेटिव। जब नेगेटिव किरणें निकल रही हैं तो वो किस ओर झुकेंगी, धन प्लेट की ओर। किसकी ओर झुकेंगी भाई, विपरीत आवेश की ओर जाती हैं तो नेगेटिव किरणें धन की ओर जाएंगी, और प्लस वाली किरणें किस प्लेट की ओर जाती हैं, ऋण प्लेट की ओर।
क्लियर है। तो यही बात हमने कही है कि बीटा किरणें धनावेशित प्लेट की ओर आकर्षित होती हैं। क्लियर है। आगे, बीटा किरणें चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं भाई? चुंबकीय या विद्युत क्षेत्र में क्या हो जाती हैं? विक्षेपित हो जाती हैं। यहाँ से बात क्लियर हो गई है। आगे ये कहता है बीटा किरणों की भेदन क्षमता, बीटा किरणों की भेदन क्षमता अल्फा कणों से, अल्फा कणों या किरणों एक ही बात है, अल्फा कणों से अधिक होती है। तो पूछा पेपर में पूछ लिया जाएगा कि भेदन क्षमता किसकी ज़्यादा है, अल्फा कण की या बीटा कण की? तो हम बताएंगे बीटा कणों की भेदन क्षमता अल्फा कणों की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। आगे, बीटा किरणों का वेग, बीटा किरणों का वेग अल्फा किरणों के वेग से अधिक होता है। क्लियर है। तो हम समझे बीटा किरणों का वेग और भेदन क्षमता अल्फा कणों से क्या होती है? अधिक होती है। आगे, बीटा किरणों की आयनीकरण क्षमता, बीटा किरणों की आयनीकरण क्षमता अल्फा किरणों से कम होती है। सारी बातें समझ में आई? दोबारा से समझो। बीटा क्या है? ऋणावेशित प्लेट है। क्या है? ऋणावेशित किरण। क्या है? ऋणावेशित किरण है। तो किस ओर आकर्षित होंगी? धनावेशित प्लेट की ओर, और चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित हो जाएंगी। क्लियर है। दूसरी बात, कैसी होती हैं? ये अल्फा किरणों से हल्की होती हैं। याद रखना, जब हल्की होती हैं तो इनकी भेदन क्षमता अधिक हो जाएगी। हल्की है तो तेज चलेगी। तेज चलने का मतलब इनका वेग जो है वो अल्फा किरणों से अधिक होता है, लेकिन आयनीकरण क्षमता इनकी अल्फा किरणों से कम होती है। क्लियर है। चलते हैं आगे, किस पर? गामा पर। अच्छा, एक बात और याद रखना, प्रतीक क्या होता है? तो -1E0। क्लियर है। और अल्फा का पूछे तो 2He4। ठीक है ना, ऐसे ही लिख देंगे। क्लियर है ना। चलो आगे चलते हैं गामा किरणों पर। आगे है गामा किरणें। क्या है? गामा किरणें। ठीक है, गामा किरणें। बात करें गामा किरणों की, तो गामा किरणों पर कोई आवेश नहीं होता। फिर से समझेंगे, एक बार समझते चलेंगे। अल्फा किरणें क्या होती हैं? धनावेशित। बीटा किरणें क्या होती हैं? ऋणावेशित। और गामा किरणें क्या होती हैं? उदासीन। ठीक है, ये छोटी छोटी सी बात है, इनको समझते चलना। क्लियर है। आगे ये कहता है गामा किरणों पर कोई आवेश नहीं होता है। क्लियर है। दूसरी बात, जब आवेश नहीं होता तो गामा किरणें विद्युतीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती। नहीं समझो, अगर धनावेश होगा तो ऋणावेश की ओर मुड़ जाएंगी, ऋणावेशित प्लेट की ओर कह सकते हैं। अगर ऋणावेश है तो वो धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाएंगी। यदि कोई आवेश ही नहीं है तो वो किसी भी विद्युतीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती। बात क्लियर है। क्यों? क्योंकि यह उदासीन होती हैं, आवेशित, इन पर कोई आवेश नहीं होता। दूसरी बात, गामा किरणों का वेग, गामा किरणों का वेग व भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। क्लियर है। इन चीज़ों को कहीं नोट कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है, वो पूछेगा। भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है अल्फा किरण की, बीटा किरण की, कण या किरण कुछ भी लिखा जाए, परेशान नहीं होना। ठीक है ना। अल्फा किरणों की, बीटा किरणों की या गामा किरणों की, तो हम वहाँ भूल जाएंगे। याद रखना, हमें लग रहा होगा अभी कि हमें तो सब कुछ आता है, ठीक है, हम सीख गए एक बार में, लेकिन अगर इसे कहीं नोट नहीं करोगे पेपर में आ जाएगा और हम भूल जाएंगे कि अल्फा था या गामा था। ठीक, मन में डाउट रह जाएगा और पेपर में 50-50 चांस है, सही भी हो सकता है और नहीं भी। तो कहीं इंपॉर्टेंट इसको नोट रखना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या? कि गामा किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। क्लियर है। आगे, गामा किरणों की आयनीकरण क्षमता बहुत कम होती है। कहने का मतलब ये है इनकी भेदन क्षमता ज़्यादा है लेकिन आयनीकरण क्षमता क्या है? बहुत कम होती है। क्लियर है। अगला पॉइंट, गामा किरणों का वेग प्रकाश के वेग के लगभग समान होता है। क्लियर है। सारी बातें फिर से समझो। गामा किरणें क्या होती हैं? उदासीन होती हैं। उदासीन होती हैं तो विद्युतीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती हैं। आगे हमने बताया इनकी भेदन क्षमता, इनकी जो भेदन क्षमता है वो सर्वाधिक होती है और इनकी आयनीकरण क्षमता बहुत कम होती है, लगभग ना के बराबर। क्लियर है। और हमने बताया इनका जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। चाहो तो एक बात नोट करके लिख लेना। क्या लिख लेना? भेदन क्षमता का क्रम, भेदन क्षमता का क्रम। ठीक है, किसका क्रम सबसे ज़्यादा है? तो हम समझे गामा किरणों की भेदन क्षमता क्या है? सर्वाधिक। तो सबसे ज़्यादा होगी गामा की, गामा के बाद होगी बीटा की और सबसे कम होगी अल्फा की।
क्लियर है, इसको कहीं नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ें हम तुम्हें लिखा रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात होगी, दूसरी क्या होगी, आयनीकरण क्षमता। क्या आएगी, आयनीकरण क्षमता। तो आयनीकरण क्षमता सबसे ज़्यादा किसकी है, तो सबसे ज़्यादा क्षमता है अल्फा की, फिर बीटा की, और सबसे कम गामा की। इन दोनों पॉइंटों को तो तुम कहीं याद कर लेना। क्लियर है। अगर बेग पूछा जाए, अच्छा बेग की भी बात करते हैं, क्या बात की जाए, बेग, तो भाई समझो सबसे जो हल्की होती है कौन सी, गामा, तो इनका वेग ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा गामा का हो जाएगा, फिर इनसे थोड़ा सा कम होता है बीटा का, और अल्फा का तो हमने बताया था प्रकाश के वेग का 1/10 होता है। बातें क्लियर हैं, चलते हैं, सारी बातें क्लियर हैं, दोबारा से समझ लो। ये किरणें निकलती कहाँ से हैं, अल्फा बीटा गामा किरणें आती कहाँ से हैं, तो हमने बताया कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ हो, कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ जिसके अंदर से क्या निकलती हैं, स्वतः ही किरणें निकलती हैं। ऐसा कोई पदार्थ जिससे स्वतः किरणें निकलती हैं क्या कहलाता था, रेडियो एक्टिव। क्लियर है। रेडियो एक्टिव तत्व तो हमने बताया कि यदि कोई एक रेडियो एक्टिव तत्व है, क्या है, कोई एक रेडियो एक्टिव ये तत्व है, इसमें से किरणें निकल रही हैं बहुत सारी, इस तरह से समझो, रेडियो एक्टिव तत्व में से क्या निकलती हैं, किरणें। तो होती क्या है, कुछ किरणें तो सीधी निकल जाती हैं, अगर हम यहाँ रेड प्लेट रख दें और यहाँ धन प्लेट रख दें, कुछ किरणें धन प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं और कुछ किरणें रेड प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। तो यहाँ से ये पता चला था कि जो किरणें धन की ओर रेड की ओर मुड़ती हैं वो धन किरणें होती हैं। धन किरणों को क्या कहते हैं, अल्फा किरणें। क्लियर है। और जो किरणें धन प्लेट की ओर मुड़ती हैं वो किरणें होती हैं ऋणावेशित, ऋण मतलब बीटा किरणें। क्लियर है। और जो किसी ओर नहीं मुड़ती, सीधी चली जाती हैं, वो कहलाती हैं गामा किरणें। कैसी होती हैं, उदासीन। यहाँ तक उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर ये क्लियर नहीं होगा तो आगे की चीज़ें भी समझ में नहीं आएंगी, ठीक है ना। तो इसीलिए हम कह रहे हैं इनको ढंग से अच्छे से क्या कर लेना, सीख लेना है। क्लियर है। चलते हैं अब इनसे थोड़ा सा आगे टॉपिक है रेडियो एक्टिव विघटन का सिद्धांत। मतलब विघटन का सिद्धांत क्या है, मतलब कोई भी तत्व रेडियो एक्टिव विघटन कैसे करता है। क्लियर है, समझते हैं। रेडियो एक्टिवता किसी तत्व का नाभिकीय गुण होता है। कैसा है, एक नाभिकीय गुण है। क्लियर है। अर्थात रेडियो एक्टिव किरणों का उत्सर्जन, किसका, रेडियो एक्टिव किरणों का उत्सर्जन नाभिक से होता है। नाभिक समझते हैं, परमाणु के दो भाग होते हैं, एक नाभिक और एक नाभिक के चारों ओर का रिक्त स्थान। तो कहीं ना कहीं ये कहाँ से होते हैं, इन रेडियो एक्टिव किरणें जो हैं वो कहाँ से निकलती हैं, नाभिक से। क्लियर है। अब हम यहाँ जानेंगे कि अल्फा किरणों का उत्सर्जन, किसका जानेंगे, अल्फा किरणों का उत्सर्जन। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे अल्फा किरणें होती क्या हैं। तो हमने पहले भी एक बार बताया है, अल्फा किरणें या कण कह सकते हैं, क्या होते हैं, हीलियम का नाभिक होते हैं। क्लियर है। दूसरी बात, अल्फा कण को हम दिखाते कैसे हैं, तो 2He4 कैसे दिखाते हैं, 2He4। अच्छा, पता कैसे चलेगा, तो समझो कोई भी तत्व है हमारे पास X, ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक है Z और द्रव्यमान संख्या है A। अगर ये X तत्व अल्फा कण का उत्सर्जन कर दे, किसका, अल्फा कण का उत्सर्जन कर दे, अगर अल्फा कण निकलेगा तो क्या निकल जाएगा, 2He4। समझ रहे हैं ना। एक अल्फा कण यहाँ लिख लेना, ये क्या है, अल्फा कण, एक अल्फा कण निकल गया, ठीक है। बचा क्या, तो समझो परमाणु क्रमांक में से दो निकल गए तो बचा कितना, ऐसे लिखेंगे x तो चेंज हो जाएगा, लेकिन लिखेंगे हम x में क्या हो, Z-2। क्यों, क्योंकि पहले Z था, अब Z में से दो तो निकल गया, तो यहाँ कितना बचा, दो कम रह जाएगा। क्लियर है। आगे अगर हम बात करें किसकी, ए में से निकल गया 4, तो यहाँ क्या होगा, A-4। क्लियर है। अगर बात करें उदाहरण की ही, कि कोई एक उदाहरण बता दो, तो देखो ऐसे कह सकते हैं कि यूरेनियम 92 U235 या 38, जो भी लेना चाहो वो ले लेना, 238 ले लो, ठीक है, 92 U238। अगर इसमें से एक अल्फा कण निकल जाए तो क्या निकल जाएगा, 2He4। क्लियर है। बचेगा क्या,
क्या बचेगा भाई, देखो ध्यान से समझो, 2 निकल गया तो यहाँ रह जाएगा कितना 90 TH थोरियम, और यहाँ से 4 निकला है तो कितना रह जाएगा 234। समझे नहीं समझे, दोबारा से समझो क्या है रेडियो एक्टिव विघटन का सिद्धांत। याद रखना ये रेडियो एक्टिविटी चैप्टर बहुत ईजी है, बहुत ईजी। बस तुमको क्या करना है, ध्यान देना है। अगर तुम लोग ध्यान नहीं दोगे तो यही चीज़ें कठिन हो जाएंगी, और ये फ्री के नंबर मिलते हैं पेपर में। क्लियर है? तो समझो क्या है, रेडियो एक्टिविटी किसी तत्व का नाभिकीय गुण है। क्लियर है? सेंटर वाला गुण है। आगे बात आती है कि रेडियो एक्टिव किरणों का उत्सर्जन कहाँ से होता है, नाभिक से। क्लियर है? सबसे पहले हमने जाना कि अगर अल्फा कण का उत्सर्जन हो या अल्फा किरणों का उत्सर्जन हो तो क्या होगा। तो हमने बताया अल्फा कण होते क्या है, हीलियम का ही नाभिक है। किसका नाभिक है? हीलियम का। तो अल्फा कण को प्रदर्शित कैसे करते हैं, 2He4 से। क्लियर है? अब हमने बताया कि मान लो कोई तत्व है X, उसमें से अल्फा कण निकल गया। जब अल्फा कण निकल गया तो Z में कितने की कमी हो जाएगी, 2 की। तो बचा कितना, Z-2। द्रव्यमान संख्या में कितने की कमी हो जाएगी, 4 की, क्योंकि 4 निकल गया। तो बचा कितना, A-4। बात करें कि ऐसा कोई उदाहरण तो हमने बताया यूरेनियम 92U238। अगर इसमें से एक अल्फा कण निकल जाता है, अल्फा कण कहाँ है, ये रहा। ठीक है, याद रखना इन सिंबलों को। जब अल्फा कण निकल जाएगा तो पहले इसका परमाणु क्रमांक 92 था, 2 कम हो जाएगा, कितना रह जाएगा, 90। 90 किसका होता है, थोडियम का। तो और पहले यहाँ भार कितना था, द्रव्यमान संख्या इसकी थी 238, कितनी कम हो जाएगी, 4। जब 4 कम हो जाएगी तो कितनी रह जाएगी, 234। क्लियर है? अब आगे चलते हैं बीटा कण के उत्सर्जन पर। बात करते हैं बीटा कण उत्सर्जन, बीटा उत्सर्जन की। तो बीटा क्या है, बीटा एक ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है। क्या है, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? अच्छा, प्रतीक की बात की जाए तो इसका प्रतीक होता है -1E0। हम पहले भी बता चुके हैं ना इसको, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी जानते रहो। अगर कोई तत्व है, तत्व कौन होगा भाई, मान लो यही हमारा पुराना वाला ही सिद्धांत काम करेगा, XZA। ठीक है, सब लोग जानते तो हैं। इसे क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या। इसे क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक। क्लियर है? परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। क्लियर है ना? और ये किसके बराबर होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन या न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, A कैसे भी निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ें उम्मीद करते हैं कि तुम लोग जानते होंगे या हमारी पुरानी वीडियो देख देख के ये सारी चीज़ें सीख गए होंगे। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं कि मान लीजिए ये कोई हमारा X तत्व है, ये क्या करता है, एक बीटा कण का उत्सर्जन करता है। बीटा कण क्या है, ये रहा। ठीक है, तो इसका उत्सर्जन कर देगा -1E0 कर दिया। क्या है ये, बीटा कण। क्लियर है ना? जब इसका उत्सर्जन कर देगा तो भाई समझो, पहले थी Z में से -1 निकला है तो कहीं ना कहीं एक और वृद्धि हो जाएगी। तो ये हो जाएगा XZ+1, लेकिन द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो चुका। ये क्या हो जाएगा, A। क्लियर है? जैसे एक उदाहरण ले लें, किसको ले लें, थोरियम ले लें, थोरियम 90 234। अगर ये एक बीटा कण का उत्सर्जन कर दे, क्या कर दे, एक बीटा कण का उत्सर्जन कर दे, तो बीटा कण क्या है, -1E0। क्लियर है? अगर बीटा कण का ये उत्सर्जन करता है तो भाई परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि। भाई क्यों, क्योंकि एक माइनस में जा रहा है, माइनस मतलब और एक बढ़ जाएगा। ध्यान से समझना। अच्छा, ऐसे समझ नहीं आता हो कि सर क्या कर रहे हैं, तो मैं दूसरा तरीका भी तुम्हें सिखा दूंगा, बिल्कुल ईजी। ठीक है, उससे तुम बिल्कुल कभी ये जोड़ घटाओ इधर उधर का परेशानी रहेगी ही नहीं। ठीक, तो ध्यान से समझो क्या है, यहाँ 90 है, अभी उस पर आएंगे, अभी 1 सेकंड के लिए रुक जाओ, बस इसको समझ लो। यहाँ से एक बीटा कण निकला, क्या निकला, बीटा कण निकला, तो एक की वृद्धि मतलब 91 हो जाएगा PA, और ऊपर कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, अच्छा हम जो अपने ट्रिक की कह रहे हैं कि क्यों वृद्धि होती है उसको समझ लो। सबसे पहले यहाँ समझो, ये बराबर का चिन्ह है। बराबर का मतलब जितना इधर उतना ही उधर होना चाहिए। देखो यहाँ कितने हैं, 90। क्लियर है? तो यहाँ भी नीचे कितने होना चाहिए, टोटल 90 होना चाहिए। तो 90 कब होगा, -1 यहाँ है। क्लियर है? तो यहाँ कितना आए कि 90 हो जाए, तो भाई कहीं ना कहीं एक ज़्यादा लेना पड़ेगा, 91, तभी तो 90 बैठेगा। समझ गए? तो -1 है तो हम 1 बढ़ा देंगे, -2 हैं तो हम 2 बढ़ा देंगे, जिससे कि दोनों की तरफ क्या रहे, बराबर। अब देखो यहाँ 234 है,
तो यहाँ 0 है तो भाई ये ऑटोमेटिक 234 हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि छोटे छोटे जोड़ घटाव समझ रहे होंगे तुम, लेकिन हम इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि हमने देखा है जिन बच्चों का बेस बहुत कमज़ोर होता है वे बच्चे इन छोटी छोटी बातों को जान नहीं पाते, फिर उनको लगता है कि वीडियो कठिन है। ठीक है ना? ये बहुत सरल चीज़ें हैं, इससे सरल कुछ होता ही नहीं है। क्लियर है ना? सीख सकते हो, बहुत आसानी से सीख सकते हो। आगे चलते हैं गामा किरणों का उत्सर्जन। ठीक है, फिर से मैं कहूँगा एक बार तुम अल्फा कण और बीटा कण का उत्सर्जन, मैं तो कहूँगा 2-2 बार देखना इसको। कितनी बार देखना? 2-2 बार। खासतौर पे वे बच्चे जो पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? क्योंकि अगर आप लोग इन चीज़ों को हवा में निकाल दोगे, थोड़ा फास्ट तरीके से देख लोगे, तो होगा क्या, पेपर में आएगा तुम डाउट में फंस जाओगे। ठीक है ना? एक चीज़ और मैं कह रहा हूँ, साथ के साथ नोट करते रहना, बीटा कण का प्रतीक ये है और अल्फा कण का 2He4 होता है, जिससे कि कभी परेशानी होगी ही नहीं। आगे हम सवाल भी कराएंगे, याद रखना, आगे हम सवाल भी कराएंगे इन सभी से रिलेटेड, तो तुम उन सभी सवालों को आसानी से और तेज़ी से सॉल्व कर सको। क्लियर है? आगे है गामा उत्सर्जन। अभी तक जो हमने जाना अल्फा कण का उत्सर्जन, बीटा कण का उत्सर्जन, अब हम जानेंगे गामा उत्सर्जन। गामा क्या है? गामा कण जो है वैद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? वैद्युत चुंबकीय तरंग है। क्लियर है? आगे गामा 6 नाभिक के एक्साइटेड स्टेट को प्रदर्शित करता है। बहुत ध्यान से समझना, गामा 6 जो है नाभिक के एक्साइटेड स्टेट को प्रदर्शित करता है। क्लियर है? आगे जब नाभिक से अल्फा व बीटा कण का उत्सर्जन होता है, जब नाभिक से अल्फा व बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो नाभिक उच्च ऊर्जा स्तर में आ जाता है। इस प्रकार नाभिक बीटा किरणों के रूप में ऊर्जा को उत्सर्जित करके सामान्य अवस्था में लौट आता है। ऐसे समझेंगे इसको, कोई भी नाभिकीय परमाणु जो होता है वो क्या करता है, उसका नाभिक यदि अल्फा और बीटा कणों का उत्सर्जन कर दे, किसका? अल्फा कण का, और बीटा कण का उत्सर्जन जब कर देता है तो वो उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। और जब उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है तो वो वहाँ से अपनी गामा कणों को, किसको? गामा किरणों को या कणों को उत्सर्जित कर देता है, और उत्सर्जित करने के बाद वो पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है। ध्यान से समझो क्या हुआ, जब कोई नाभिक अल्फा और बीटा कणों का उत्सर्जन करता है, उत्सर्जन करने के बाद वो उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। जब उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा तो वहाँ से वो क्या करता है, गामा किरणों का उत्सर्जन करता है और पुनः वापस लौट आता है। कहाँ? सामान्य अवस्था में। समझ गए? इसीलिए हम कहते हैं नाभिक गामा का 6 क्या दिखाता है? एक्साइटेड स्टेट, मतलब उच्च ऊर्जा स्तर को दिखाता है। मतलब उच्च ऊर्जा स्तर पर है, वहाँ जाके वो गामा किरणों को रिलीज करेगा। गामा किरणों को जैसे ही रिलीज करेगा और वो लौट आएगा किसमें? सामान्य अवस्था में। क्लियर है? एक बात और, गामा कणों के उत्सर्जन से, ठीक है, गामा कणों के उत्सर्जन से द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु क्रमांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कैसे रहते हैं? अपरिवर्तित रहते हैं। क्लियर है? सारी बातें समझ में आ रही हैं? गामा कण या गामा उत्सर्जन क्या होता है? तो सबसे पहले हमने बताया गामा कण जो होते हैं वो वैद्युत चुंबकीय तरंग हैं। क्लियर है? दूसरी बात हमने बताई कि गामा किरणों का क्षय या गामा कणों का क्षय क्या बताता है? नाभिक के उच्च ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है। ये अवस्था आती कब है? जब कोई भी नाभिक अल्फा और बीटा कणों का उत्सर्जन कर दे तो वो उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। क्लियर है? वहाँ जाके क्या करेगा, वो गामा कणों का क्षय कर देगा, जिससे सामान्य अवस्था में लौट आएगा। एक और बात कि गामा कणों के उत्सर्जन से द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्लियर है? आगे हम चलते हैं, हम पढ़ते हैं सोडी समूह विस्थापन नियम। समूह विस्थापन नियम क्या है? सोडी का समूह विस्थापन नियम क्या है? तो सबसे पहले समझो, पहला पॉइंट क्या है, जब कोई तत्व क्या करे, अल्फा कण का उत्सर्जन करे, अल्फा कण का उत्सर्जन करता है। किसका उत्सर्जन करता है? अल्फा कण का उत्सर्जन करता है। ठीक है, पहले समझो, यहाँ समझना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखना उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन लिखते रहना तुम लोग साथ के साथ कि जब कोई तत्व अल्फा कण का उत्सर्जन करता है, अल्फा कण का, जैसे कि मान लीजिए बिस्मिथ है, ठीक है, और क्या है, हाँ,
अगर ये क्या करे, अल्फा कण का उत्सर्जन कर दे, किसका कर दे, अल्फा कण का उत्सर्जन। अल्फा कण क्या होता है, 2He4, क्लियर है। हमने बताया है बचेगा क्या, तो हमने तुम्हें बताया है कि तत्वों को बराबर कैसे करते हैं, बताओ वही। यहाँ 83 है, यहाँ 2 है, तो बचा कितना, 83 में से 2 निकल गया, बचा कितना, 81, ठीक है। और ऊपर कितना है, 213, 4 निकल गया तो कितना बचा, 209, ठीक है। हमें ये समझना है समूह विस्थापन नियम क्या कहता है कि जब कोई अल्फा कण का उत्सर्जन करे, किसका उत्सर्जन कर दे, अल्फा कण का। तो ध्यान से समझना, ये पहले था वर्ग 15 का तत्व, ये किसका तत्व था, वर्ग 15 का तत्व था। यदि इसमें से एक अल्फा कण निकल जाए, अल्फा कण निकल जाए तो ये हो गया वर्ग 13 का, किसका, वर्ग 13 का। तो कहने का मतलब ये है कि अल्फा कण के उत्सर्जन से वर्ग में 2 की कमी आ जाती है, वर्ग में क्या हो जाती है, में 2 की कमी, 2 की कमी। कमी का मतलब पहले अगर 13 का होता तो कहाँ पहुँच जाता, 11 पर, क्लियर है, बात समझ में आ गई सबको। दूसरा है, इसका दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो पॉइंट है वो ये कहता है कि यदि, ये तो हो गया अल्फा कण का उत्सर्जन, दूसरा कहता है कि यदि बीटा कण का उत्सर्जन हो, किसका हो, बीटा कण का उत्सर्जन होता है। ध्यान से समझेंगे, मान लो यही है, विस्मित ही है, 213, 83, ठीक है। वर्ग कौन सा है, तो ये है वर्ग 15, क्लियर है। अगर ये बीटा कण का उत्सर्जन कर दे, किसका उत्सर्जन कर दे, बीटा। बीटा कण क्या होता है, -1E0, क्लियर है। हमने तुम्हें पहले भी बताया है कि हम इसको बराबर कैसे करेंगे। देखो, एक कम हो है तो कहीं ना कहीं एक ज़्यादा लेना पड़ेगा, 83 है तो कितना लेना पड़ेगा, 84, क्यों, क्योंकि 84 में से एक जाएगा तभी 83 बचेगा। और क्या आएगा, PO, और 213 यहाँ है तो 213 ही यहाँ होंगे, ठीक है ना, 213 ही यहाँ होंगे, क्लियर। यदि बीटा कण का क्या हो गया, उत्सर्जन हो गया, तो क्या बचा, 84 PO 213, क्या बचा, 84 PO 213, क्लियर है। तो बात आती है कि यहाँ ध्यान से समझो, ये 83 जो है वर्ग 15 का तत्व है और 84 जो है वो वर्ग 16 का तत्व है। तो वर्ग में यहाँ से बताएंगे, यदि बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो वर्ग में 1 की वृद्धि हो जाती है, क्लियर है। समूह विस्थापन, समूह का मतलब पहले वर्ग कितने में था, 15 में था, अब कितने पहुंच गया, वर्ग 16 में। पहले कितने में था, वर्ग 15 में, कहाँ पहुंच गया, वर्ग 13 में, क्लियर है। समूह में क्या हो जाता, वर्ग में क्या हो जाता है, परिवर्तन। एक तीसरा पॉइंट और जानेंगे, यदि गामा कण का उत्सर्जन हो, कण का क्या हो, उत्सर्जन, तो हमने बताया था गामा कण कैसा होता है, उदासीन, तो कोई फर्क इसका नहीं पड़ता, तो कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, क्लियर है। आगे चलते हैं, हम चलते हैं अर्ध आयुकाल पर। किस पर चलते हैं, अर्ध आयुकाल पर। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हम बता रहे हैं, हर एक अपने अपने टॉपिक का महत्व है। समूह विस्थापन का नियम वो अलग था, वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। अल्फा बीटा गामा किरणों से क्वेश्चन आ जाता है। और हमारा ये जो है अर्ध आयुकाल, यहाँ से भी लगभग एक क्वेश्चन आना लगभग तय होता है, चाहे नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस हो, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो जहाँ रेडियो एक्टिविता नाम आता है, वहाँ से यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। सबसे पहली बात आती है कि यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, तो क्वेश्चन याद रखना सीधा सीधा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, थ्योरी बेस्ड कम आता है। सबसे पहले समझेंगे क्या कि अर्ध आयुकाल है क्या। तो समझो कि कोई भी तत्व है, क्या है, कोई भी तत्व है, उसका आधा आयुकाल, नाम से ही क्लियर है। जैसे कि समझो कोई इंसान 60 साल जीता है, कोई इंसान 60 साल जीता है, तो 30 वर्ष होने पर हम कहेंगे वो क्या हो गया, अपनी लाइफ की आधा जी गया, तो आधा काल मतलब अर्ध आयुकाल कहलाएगा, क्लियर है। फिर से समझ लेते हैं क्या है, ध्यान से समझेंगे। किसी रेडियो एक्टिव तत्व के द्रव्यमान की आधा मात्रा के विघटन में लगा समय, कहने का मतलब है कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है उसकी आधी मात्रा का विघटन होने में जितना समय लगता है क्या कहलाता है, उस तत्व का अर्ध आयुकाल कहलाता है। ऐसे समझो कि पहले हमारे पास 100 किलो तत्व है, कितना है, 100 किलो, ठीक है।
इसका विघटन जो है 50 किलो हो गया, विघटित होके कितना हो गया 50 किलो रह गया, कितनी देर में, मान लो 4 घंटे में। तो हम कहेंगे ये जो 4 घंटे हैं ये इस तत्व का अर्ध आयुकाल है। क्यों? कि किसकी मात्रा का विघटन 4 घंटे में आधा हो गया, तो वो जो समय लगा वो समय कहलाएगा अर्ध आयुकाल। क्लियर है? किसी तत्व के द्रव्यमान की आधी मात्रा का विघटन होने में जो समय लगेगा वो समय क्या कहलाएगा? अर्ध आयुकाल। क्लियर है? समझेंगे। इसे प्रदर्शित करते किससे हैं? देखो T, और T के यहाँ लगा देते हैं हाफ। हाफ का मतलब ये बताता है कि अभिक्रिया आधी हुई है। क्लियर है? आगे या कह सकते हैं T 50%। क्लियर है? अब बात आती है कि निकालते कैसे हैं, तो इसका सीधा सीधा सा फॉर्मूला है T हाफ बराबर 0.693 अपॉन K। K क्या है? विघटन स्थिरांक। K क्या है? विघटन स्थिरांक। क्लियर है? दोबारा से याद रखना, इंपोर्टेंट है, लिख लेना। T हाफ बराबर, हाफ क्या है? प्रतीक। प्रतीक क्या है? बताता है अभिक्रिया आधी हुई है, 0.693 अपॉन K। क्लियर है? एक बात और समझना कि माना कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा n0 है। ये रही प्रारंभिक मात्रा, हमने कितनी मानी थी? 100 की जगह हम क्या मानेंगे? n0। क्लियर है? T समय पश्चात उसकी शेष बची मात्रा ये रही, किससे प्रदर्शित करेंगे? n से। क्लियर है? इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो हम वहां रखना भी सीख जाएंगे n से। क्लियर है? तो यहां से फॉर्मूला होता है शेष बची मात्रा n बराबर n0 1/2 की पावर n। क्लियर है? अब पूछा जाता है कि n क्या है, तो n है अर्ध आयुकालों की संख्या, कितने अर्ध आयुकाल लगे उसमें। क्लियर है? इसको अभी हम समझा देंगे कि कैसे पता चलेगा कितने अर्ध आयुकाल लगे हैं। आगे अगर n का मान निकालना हो तो n कैसे निकलता है, तो n निकलता है कैपिटल T बराबर T हाफ इंटू n। किससे निकलता है? कैपिटल T बराबर T हाफ इंटू n। क्लियर है? तो ये हमारा हो जाएगा क्या? कैपिटल T हो जाएगा पूर्ण समय, T हाफ जानते ही अर्ध आयुकाल, n क्या है? अर्ध आयुकालों की संख्या, कितने अर्ध आयुकाल लगे। क्लियर है? हम कहें कि ये हमारा 100 किलो जो है वजन है, कि ये जो है 25 किलो रह जाए तो कितने में रहेगा, तो समझो पहले आधा होगा एक बार में, फिर उसका आधा होगा 25, तो कितने बार में होगा? 2 बार में, तो ये 2 कहलाएगा n। अर्ध आयुकाल कितने लगे? 2, तो 2 अर्ध आयुकाल, मतलब यहाँ n बराबर हो जाएगा 2। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले मैं कहूँगा बस क्या जानो, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्या होना, विघटन में जो आधा विघटन में जो समय लगता है वो कहलाता है अर्ध आयुकाल। फॉर्मूला याद रखेंगे T हाफ बराबर 0.693 अपॉन K। दूसरा निकालते कैसे हैं, तो n बराबर n0 1/2 की पावर n, और यहाँ से कैपिटल T बराबर T हाफ इंटू n। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है? रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयुकाल उसकी प्रारंभिक मात्रा पर निर्भर नहीं करती। ध्यान से समझना, प्रारंभिक मात्रा पर निर्भर नहीं करती। कैसे नहीं करती, तो यहाँ से समझो एक बार और। कैसे समझना है कि मान लो पहले 100 किलो पदार्थ है, ठीक है, 1 घंटे में कितने में? 1 घंटे में आधा हो जाता है। आधा कितना होगा? 50 किलो। तो अब हमें लग रहा होगा कि आगे आधा होने में आधा कितना होगा? 25 किलो। तो टाइम कम लगेगा? नहीं, जितनी यहाँ मात्रा है उतने ही समय लगेगा। क्लियर है? तो यही कह रहा है कि अर्ध आयुकाल जो है प्रारंभिक मात्रा पर निर्भर नहीं करता कि पहले 100 थी या 500 थी। प्रेजेंट में जो है उसी के अनुसार वो क्या करता है? काम करता है। क्लियर है? अगर आगे चलते हैं इनके क्वेश्चन पे, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये सभी फॉर्मूले हम ऑटोमेटिक ही सीख जाएंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन से हम क्या करेंगे, इनको आसानी से सीख जाएंगे। बिल्कुल बहुत आसान है अगर हम क्वेश्चन पर ध्यान दें तो। देखो क्वेश्चन कहता है कि थोरियम 234 की अर्ध आयु 24 दिन है। जो चीज़ दे रखी है वो लिखते रहे ना, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। अर्ध आयु को किससे दिखाते हैं? T हाफ से। कितनी है? 24 दिन। क्लियर है? आगे है तो कितने दिनों के बाद यह अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/8 भाग शेष बचेगा। 1/8 भाग शेष बचेगा। तो भाई कैपिटल T पूछ रहा है, टोटल टाइम कितना है। ठीक है, आगे साइड से लिखते हैं ना, क्योंकि हम क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहेंगे। T हाफ बराबर दे रखा है कितना? 24 दिन। आगे वो कह रहा है कि कितने दिनों बाद, तो कैपिटल T हमसे पूछा है। और आगे वो कह रहा है कि
प्रारंभिक मात्रा का 1/8 भाग रह जाता है। तो हम ये बात भी लिख लें कि माना, क्या लिखते हैं, माना प्रारंभिक मात्रा कितनी हो, n0, तो शेष बची मात्रा, शेष बची मात्रा क्या होती है, n, कैपिटल N बराबर क्या होगी, तो ये कह रहा है प्रारंभिक मात्रा का 1/8 भाग शेष बचा। तो शेष कितना बचा, पहले कितना था n0, उसका 1/8 भाग शेष बचा। क्लियर है। तो इस वाले फॉर्मूले में रख दो। फॉर्मूला क्या था, याद है, n बराबर n0 इंटू 1/2 की पावर n। क्लियर है। एक फॉर्मूला तो ये था, ठीक है, और एक था कैपिटल T बराबर T½ इंटू n। ये दो ही फॉर्मूले थे, तीसरा भी था, पहले हम इन दो से ही इसको सीख लेंगे। कैसे, क्योंकि कैपिटल देखो n का मान दे रखा है n0/8। क्लियर है। आगे प्रारंभिक मात्रा तो हमने मानी है n0 ही, गुणा 1/2 की पावर n। अच्छा, इससे ये कट जाएगा तो बचेगा कितना, 1/8 बराबर 1/2 की पावर n। 1/8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। कहने का मतलब है 1/2 की घात 3 बराबर 1/2 की घात n। तो तुलना करेंगे तो n बराबर आ जाएगा 3। n बराबर कितना आ जाएगा, 3। फिर से समझो, वो कह रहा है कि शेष बची मात्रा प्रारंभिक मात्रा का 1/8 है, तो प्रारंभिक मात्रा n0, तो ये कितना होगा, n0/8, सीधा सीधा कट जाएगा, 1/8 1/2, n का मान कितना आ जाएगा, 3। क्लियर है। आगे कैपिटल T पूछा है इस फॉर्मूले में। अर्धायुकाल कितना दे रखा है, 24 दिन। कितना दे रखा है, 24। और स्मॉल n क्या है, अब समझे ना, कितनी बार होगी ये क्रिया, अर्धायुकाल 3 बार, कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो यहाँ रख देंगे 3, तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 का 2 हाथ से लगे 3 दूनी 6, 72 दिन। कितने दिन, 72 दिन में प्रारंभिक मात्रा का 1/8 भाग शेष बचेगा। क्लियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है रेडियम 226 3160 वर्ष में अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 भाग शेष बचता है। तो भाई समझो, प्रारंभिक मात्रा मान लो, माना प्रारंभिक मात्रा जो है वो कितनी है, n। क्लियर है। तो शेष मात्रा कितनी होगी, शेष मात्रा कितनी होगी, वो कह रहा है शेष मात्रा इतना बचता है, तो कितना होगा, n/4। इसे किससे दिखाते हैं, n0 से। क्लियर है। और ये n होता है। आगे वो कह रहा है तो रेडियम की अर्ध आयु की गणना कीजिए। क्या पूछा है उसने, T½ ठीक है, ध्यान से समझना, ये नहीं कि हम कहाँ से लिख रहे हैं, जो उसने कह रखा है हम उस चीज़ को लिखते जा रहे हैं। वो कह रहा है रेडियम है, ठीक है, 3160 वर्ष में अपनी प्रारंभिक मात्रा का इतना भाग शेष बचता है। तो भाई टाइम भी दे रखा है, टाइम कितना है, 360। क्लियर है, 3160। वो कह रहा है प्रारंभिक मात्रा का 1/4 भाग शेष बचता है। तो प्रारंभिक मात्रा हमने मानी n और शेष बची मात्रा n/4। क्लियर है। तो वो कह रहा है अर्ध आयु काल की गणना कीजिए। आसान सा क्वेश्चन है, एक ही फॉर्मूला है हम पे, n बराबर n0 1/2 और इसकी घात कितनी हो जाएगी, और इसको क्या रखेंगे, n0 रखना ना, प्रारंभिक मात्रा n0 मानेंगे n। अब समझो यहाँ कितना होगा n, और n की जगह कितना हो जाएगा, शेष बची मात्रा n0/4। डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं तुम्हें सिखा दूंगा अभी। ठीक है, तुम लोग इतना बड़ा, क्योंकि वहाँ जब हमें डायरेक्ट सॉल्व करना होगा तो इतना गुणा भाग तो करना है नहीं, मैं तुम्हें डायरेक्ट सिखा दूंगा ना। पहले एक बार समझ लो, फिर भी n से n कट जाएगा, 1/4 रह जाएगा, और यहाँ कितना है, 1/2 की पावर n। तो n का मान समझो 2 है, तो ये इसकी घात कितना लिख सकते हैं, 1/4 को डायरेक्ट ही लिख दो, 1/2 की घात 2 लिख सकते हैं ना। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 2। क्लियर है। जब n बराबर 2 है तो फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल T बराबर T½ गुणा n। देख, ठीक है, ये कितना है, कैपिटल T 3160, T½ हमसे पूछा है, और n कितना है, 2। जब 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, तो T½ निकल जाएगा, भाग 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, इतने वर्ष। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, शॉर्ट में कैसे करना है। वो कह रहा है प्रारंभिक मात्रा का 1/8 बचता है, तो बस तुम कुछ मत करो, 1/4 बराबर 1/2 की पावर n, बस डायरेक्ट लिख दो।
तो पता चल जाएगा। जैसे वो कहता है कि प्रारंभिक मात्रा का 1/8 बचता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1/8 बराबर 1/2 की पावर n। तो बस इसको देख लो, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो n बराबर यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ n बराबर हो जाएगा 2। डायरेक्ट भी सॉल्व कर दें, प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है तो आधा n बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट n का मान रखो और सीधा भाग दे दो। क्या कर दो? सीधा भाग दे दो। यहाँ से भी हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ये डायरेक्ट नहीं है, यही प्रोसेस है। तुम लोगों को लग रहा हो कि हम डायरेक्ट बताएं, तो हम यही बता रहे हैं सीधा सीधा कि 1/4 बराबर 1/2 की पावर n। ये तो हम बस माना ये वाला प्रोसेस चल रहा है, इसलिए इस तरह से वो हो रहा है। ठीक है ना, जब एक बार सीख जाएंगे तो ये डायरेक्ट ही सॉल्व हुआ करेंगे, इनमें कुछ भी नहीं है। क्लियर है? आगे अब हम चलते हैं माध्य या औसत जीवन काल। क्या है? माध्य या औसत जीवन काल क्या होता है? किसी रेडियो एक्टिव तत्व के विघटन स्थिरांक क्या होता है? के विघटन स्थिरांक के व्युत्क्रम को उसका माध्य या औसत जीवन काल कहते हैं। माध्य या औसत जीवन काल कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि औसत जीवन काल बराबर औसत जीवन काल या माध्य काल बोल सकते हैं, काल लैम्डा बराबर 1/k। क्या हो जाएगा? 1/k। क्लियर है? अच्छा, एक बात और याद रखना, हमने बताया था t½ बराबर 0.693/k। इसको इधर ले जाएंगे तो k बराबर हो जाएगा 0.693/t½ कैसे भी याद रखो, दोनों एक ही फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम k का मान रख सकते हैं, तो ये लैम्डा बराबर हो जाएगा 1/k की जगह क्या हो जाएगा 0.693/t½ t½ चला जाएगा ऊपर, और जब इसको इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा लैम्डा बराबर 1.414 इंटू t½ ठीक है, ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में यहाँ से सीधा सीधा ये क्वेश्चन आ जाए कि औसत जीवन काल है और वहाँ 4 ऑप्शन हो। क्लियर है? या पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि औसत जीवन काल और अर्धायु काल में संबंध है, तो भी हम यहीं से बता सकते हैं कि औसत माध्य काल लैम्डा बराबर 1.414 इंटू अर्धायु काल। क्लियर है? तत्वांतरण। कृत्रिम तत्वांतरण होता क्या है? जैसे कोई पदार्थ रेडियो एक्टिव नहीं है। क्या है? रेडियो एक्टिव नहीं है, उसको हम अल्फा कणों की बौछार करके या न्यूट्रॉनों की बौछार करके उस पदार्थ को हम रेडियो एक्टिव बनाते हैं। किसके द्वारा? अपने द्वारा। क्लियर है? तो वो पदार्थ क्या कहलाएगा? रेडियो एक्टिव पदार्थ हो जाएगा। किस विधि द्वारा? कृत्रिम विधि द्वारा। तो ध्यान से समझेंगे, कृत्रिम तत्वांतरण तो क्या होता है? वे तत्व जो स्वतः दूसरे तत्व में परिवर्तित नहीं होते। अच्छा, स्वतः दूसरे तत्व में परिवर्तित नहीं होते का मतलब स्थायी होते हैं। क्लियर है? आगे उनका तत्वांतरण कृत्रिम विधि द्वारा किया जाता है तथा यह घटना कृत्रिम तत्वांतरण कहलाती है। कहने का मतलब यह है कि ऐसा पदार्थ जो स्वतः परिवर्तित नहीं होता, विघटित नहीं होता, तो क्या हो गया? वो रेडियो एक्टिव नहीं है। उस पर हम क्या करेंगे? किसकी? कृत्रिम विधि द्वारा। किसके द्वारा? कृत्रिम विधि द्वारा उस पर ये क्रिया कराएंगे, तो यह घटना क्या कहलाएगी? कृत्रिम तत्वांतरण। क्लियर है? दोबारा से समझेंगे, वे तत्व जो स्वतः दूसरे तत्व में परिवर्तित नहीं होते तथा उनका तत्वांतरण किया जाता है किससे? कृत्रिम विधि द्वारा। क्लियर है? तो यह घटना क्या कहलाती है? कृत्रिम तत्वांतरण कहलाती है। बात आती है कि सबसे पहले इसकी खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। मालूम भी होगा, रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की बौछार की थी ना, तो उन्होंने अपने उसी सिद्धांत से ये चीज़ बताई थी। कैसे की थी? तो ध्यान से समझेंगे, कृत्रिम तत्वांतरण अल्फा कण या न्यूट्रॉन की बौछार करके किया जाता है। किसी भी तत्व पर हम क्या करेंगे? या तो अल्फा कण की बौछार करेंगे या न्यूट्रॉन की बौछार करेंगे। अल्फा कण या न्यूट्रॉन की बौछार करने पर क्या हो जाता है? कृत्रिम तत्वांतरण किया जाता है। क्लियर है? ये इस क्रिया के बारे में अभी हम और आगे बात करेंगे, तुम लोग समझ जाओगे। वहाँ से नोट में हमने बताया है कि हल्के तत्वों का तत्वांतरण मतलब कोई हल्का तत्व है जिसका भार क्या है? द्रव्यमान संख्या कम है, तो उस पर हम अल्फा कणों की बौछार करके उसका कृत्रिम तत्वांतरण करते हैं। बहुत अच्छी चीज़ें हमने तुम्हें शॉर्ट में दिखा दी हैं। दूसरा, भारी तत्वों का तत्वांतरण। भारी तत्वों का तत्वांतरण न्यूट्रॉन द्वारा किया जाता है।
अच्छा, तुम लोगों को मालूम होगा कि हमारी जो परमाणु भट्टी होती हैं वहाँ कैसे किया जाता है, तो वहाँ न्यूट्रॉन की बौछार करके ही किया जाता है। क्यों भारी तत्व हैं, और हल्के तत्वों पर अल्फा कण द्वारा। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। आगे जैसे कह रहा है कि एक उदाहरण है कि नाइट्रोजन पर अगर हम अल्फा कण की बौछार करें, नाइट्रोजन कैसा होता है भाई, याद रखना, स्थायी का मतलब स्वतः दूसरे तत्व में परिवर्तित नहीं होता। क्लियर है। जब हम इस पर अल्फा कण की बौछार करते हैं तो ऑक्सीजन का एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक बना लेता है। क्या बना लेता है? रेडियो एक्टिव समस्थानिक बना लेता है। क्लियर है। तो ध्यान से समझेंगे, जब हमने हल्के तत्व पर अल्फा कण की बौछार की तो वो एक रेडियो एक्टिव पदार्थ में परिवर्तित हो गया। इस तरह से जब हम अपनी तरफ से अल्फा कणों की बौछार कर रहे हैं तो ये तत्वांतरण क्या कहलाएगा? कृत्रिम तत्वांतरण कहलाता है। बात समझ में आया? जो स्वतः हो वो क्या हो जाएगा? वो तो ऑटोमेटिक वाला हो जाएगा, इसलिए प्राकृतिक तत्वांतरण हो जाएगा। जिसको हम कृत्रिम विधियों द्वारा करते हैं वो कहलाएगा कृत्रिम तत्वांतरण। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ तक क्लियर चल रही हैं। आगे हम जानेंगे कि कृत्रिम रेडियो एक्टिवता क्या होती है। आगे चलते हैं। कृत्रिम रेडियो एक्टिवता होती क्या है तो समझेंगे। वह प्रक्रिया जिसमें एक स्थायी तत्व को कृत्रिम विघटन द्वारा रेडियो एक्टिव तत्व में परिवर्तन। क्या हो? वह प्रक्रिया जिसमें एक स्थायी तत्व को कृत्रिम विधि द्वारा रेडियो एक्टिव तत्व में परिवर्तित कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? रेडियो एक्टिव तत्व में परिवर्तन कर दिया जाए। क्या कहलाती है? कृत्रिम रेडियो एक्टिवता कहलाती है। समझ गए? अभी हमने बताया था, क्या बताया था कि यदि हम उस पर अल्फा कण की या न्यूट्रॉन की बौछार कर दें, जैसे कि मान लो एल्यूमिनियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम का द्रव्यमान क्या है? 27, तो हल्का नाभिक हो गया या हल्का तत्व हो गया। तो हम इस पर किसकी बौछार करेंगे? अल्फा कण की। हमने पहले ही बोला था हल्के कणों पर क्या करते हैं? अल्फा कणों की बौछार। अगर भारी तत्व है तो उस पर न्यूट्रॉन की बौछार। हल्का है तो अल्फा कण की बौछार करेंगे। जब हम इस पर अल्फा कण की बौछार करते हैं तो न्यूट्रॉन प्राप्त होता है और फास्फोरस प्राप्त होता है। और ये जो फास्फोरस है ये जो हमारा होता है रेडियो एक्टिव फास्फोरस। कैसा होता है? रेडियो एक्टिव। कैसा होता है? रेडियो एक्टिव। फिर से समझो, स्थायी तत्व पर अल्फा कणों की बौछार करके या कृत्रिम विधि द्वारा क्या बनाना? रेडियो एक्टिव तत्व बनाना। क्या कहलाएगा? रेडियो एक्टिव, कृत्रिम रेडियो एक्टिवता कहलाती है। ठीक है ना। अब बात आती है कि ये जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस है ये काम कैसे करता है। तो समझो, ये रहा फास्फोरस। कौन सा? रेडियो एक्टिव फास्फोरस। ये क्या करता है? अब स्वतः पहले नहीं कर रहा था, याद रखना, पहले नहीं कर रहा था। जब हमने इस पर अल्फा कणों की बौछार की, किस पर? एल्यूमिनियम पर। किस में बदल गया? रेडियो एक्टिव फास्फोरस में। और जब रेडियो एक्टिव हो गया तो रेडियो एक्टिव तत्वों की खासियत कि वो अपने अंदर से अल्फा, बीटा, गामा कणों का उत्सर्जन करते हैं। तो भाई इसको चेक कर लेते हैं। ये जो फास्फोरस है ये अपने अंदर से किसका करता है? बीटा कण का उत्सर्जन कर रहा है। किसका कर रहा है? बीटा कण का उत्सर्जन कर रहा है। और क्या बना रहा है? सिलिकॉन बना रहा है। बात समझ में आई? नहीं आई? सारी बातें क्लियर हैं? उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें अब आप सभी लोग इन सारी चीज़ों को समझ रहे होंगे। अब हम जानेंगे कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने की कौन कौन सी विधियां हैं। क्या जानेंगे? अब हम जानेंगे कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने की विधियां। तो विधियों में इसकी जो है दो विधियां हैं। कौन कौन सी विधि हैं? एक तो है, पहले हम हेडिंग लिख लें ना, क्या है? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने की विधियां। विधियों में जो है इसकी दो विधियां हैं। कौन कौन सी हैं? तुम लोग जानते भी होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो हम बिल्कुल जीरो से सिखा रहे हैं तो सब कुछ सीख जाएंगे। एक है नाभिकीय विखंडन, और एक होता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय
संलयन। ठीक है, तो हम चर्चा कर शुरू करते हैं सबसे पहले किस पर, नाभिकीय विखंडन पर। ठीक है, नाभिकीय विखंडन क्या है, नाभिकीय विखंडन क्या है हम इसमें पहला प्रकार पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या, नाभिकीय विखंडन। सबसे पहले जानेंगे कि नाभिकीय विखंडन की जो खोज किसने की। तो हमसे पूछ ले कि नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की, तो ओटो हॉर्न व एफ स्ट्रॉसमैन ने। किसने, ओटो हॉर्न व एफ स्ट्रॉसमैन, दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने नाभिकीय विखंडन के बारे में हमें बताया। क्या बताया, इन्होंने कहा वह प्रक्रिया जिसमें एक बाहरी नाभिक दो छोटे असमान नाभिकों में टूट जाता है। क्लियर है, कहने का मतलब ये है, एक भारी नाभिक दो छोटे और असमान नाभिकों में टूट जाता है और अपार ऊर्जा उत्पन्न करता है। क्या निकलती है, बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। क्लियर है, अपार ऊर्जा उत्पन्न करता है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। क्या कहलाता है, नाभिकीय विखंडन। अच्छा, तुम लोगों को मालूम होगा कि जापान में एक बार अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे, याद है। तो वो क्रिया क्या थी, यही थी नाभिकीय विखंडन की क्रिया। क्या थी वो, नाभिकीय विखंडन की क्रिया। क्लियर है। दूसरी बात, हमारी जो नाभिकीय भट्टियाँ होती हैं, परमाणु केंद्र जो होते हैं, परमाणु केंद्रों में भी कौन सी क्रिया की जाती है, नाभिकीय विखंडन। क्या किया जाता है, नाभिकीय विखंडन। तो फिर सवाल उठता है कि जब जापान में गिराया गया था तो वहाँ बहुत सारे लोग ख़त्म हो गए थे, तो हमारे इसमें ऐसा क्यों नहीं होता। तो हम इन चीज़ों को समझेंगे। क्लियर है ना, क्या समझेंगे कि नाभिकीय विखंडन जो है वो दो प्रकार का होता है। इस बात को भी समझते चलो, नाभिकीय विखंडन दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। क्लियर है, दो प्रकार कौन कौन से हैं, एक है नियंत्रित विखंडन। कैसा है, नियंत्रित विखंडन। दूसरा क्या है, अनियंत्रित विखंडन। अनियंत्रित विखंडन, समझ रहे हैं, नियंत्रित विखंडन और अनियंत्रित विखंडन। नियंत्रित विखंडन कैसे होता है, अनियंत्रित विखंडन कैसे होता है, बस हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। अच्छा, पहले जान लो, अगर विखंडन जो है वो नियंत्रित है, कैसा है, नियंत्रित, तो ये हमारा होता है परमाणु केंद्रों में। कहाँ होता है, परमाणु केंद्रों में। समझ गए, परमाणु केंद्र क्या होते हैं, जहाँ से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है ना, कहाँ से होता है ऐसा, नियंत्रित विखंडन होता है परमाणु केंद्रों में। और अनियंत्रित विखंडन कहाँ होता है, तो ये होता है परमाणु बम में। कहाँ होता है, परमाणु बम में। क्लियर हो गया। अब बात आती है एक छोटा सा क्वेश्चन कि ये नियंत्रित विखंडन कैसे होता है और अनियंत्रित विखंडन कैसे होता है। क्लियर है, हम जानेंगे, बहुत छोटा सा ही बात करेंगे, बहुत ज़्यादा बात नहीं करने वाले। ठीक है ना, क्योंकि वरना फिर हम ही परमाणु बम बनाना सीख जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, हमने इसको मिटा दिया, तो चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा दोबारा से पूरा ही जान लेते हैं ना। चलो, क्या जान लें, हम जान लें कि नियंत्रित और अनियंत्रित विखंडन कैसे होता है। कैसा, एक हम जान लें कि नियंत्रित कैसे होता है और दूसरा जान लें कि अनियंत्रित विखंडन कैसे होता है। ठीक है, क्या जान रहे हैं, नियंत्रित विखंडन और अनियंत्रित विखंडन। पहले जानेंगे अनियंत्रित विखंडन, क्योंकि उससे हम नियंत्रित को अपने आप जान जाएंगे। देखो, होता क्या है कि कोई एक भारी परमाणु है, क्या है, भारी तत्व है। बहुत ध्यान से समझेंगे कि ये एक भारी तत्व है। क्या है, मान लीजिए कि ये यूरेनियम क्या है, एक भारी तत्व है। भारी तत्व पर हम एक न्यूट्रॉन की बौछार करेंगे। याद ध्यान से समझो, किसकी बौछार करेंगे, एक न्यूट्रॉन की। किसकी बौछार की हमने, भारी तत्व पर जब हम एक न्यूट्रॉन की बौछार करेंगे तो ये दो रेडियो एक्टिव तत्वों में टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा, दो भागों में। कितने भागों में टूट गया, दो भागों में। बात समझ आ रही है। साथ के साथ तीन न्यूट्रॉन छोड़ेगा। क्या उत्पन्न करेगा, तीन न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन क्या करेंगे, फिर से इससे टकराएंगे। बहुत ध्यान से समझना, ये न्यूट्रॉन इससे टकराएंगे तो फिर से ये दो भागों में टूट जाएगा। ठीक है, कितने भागों में टूट जाएगा, दो में। और फिर से कितने न्यूट्रॉन हो जाएंगे, लगा लो, कितने हो गए यहाँ,
12 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। फिर से ये बौछार करेंगे यहाँ न्यूट्रॉन, क्लियर है। जब ये करेंगे तो ये और ज़्यादा टूट जाएगा, ठीक है। ये सभी क्या हो जाएंगे, फिर यहाँ से और टूटेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये एक बार अभिक्रिया शुरू हो जाती है तो ये स्वतः ही एकदम बहुत तीव्र गति से होती है। कैसे? क्योंकि न्यूट्रॉन इसमें उत्पन्न हो रहे हैं, यही न्यूट्रॉन इस क्रिया में भाग लेने लग जाते हैं, तो ये विखंडन क्या हो जाता है, अनियंत्रित। फिर ये हमारे कब्जे से दूर हो जाता है। जैसे ही बम गिरता है तो बहुत जोर से क्रिया होती है। जोर से क्रिया क्यों होती है? पहले न्यूट्रॉन विखंडन करता है और उसके बाद इतने न्यूट्रॉन बनते हैं कि वो विखंडन ही करते रहते हैं। बात क्लियर हो गई? तो हम इस तरह की क्रिया को बोलेंगे अनियंत्रित विखंडन, ठीक है। दूसरी बात कि अगर क्रिया को नियंत्रित करना होता तो नियंत्रित करने का मतलब ये है कि ध्यान से समझो यहाँ क्या है। जब यूरेनियम पर जब हम एक न्यूट्रॉन की बौछार करें तो ये 2 भागों में टूटेगा, 2 तत्वों में, ठीक है। ए बी मान लो, प्लस कितने न्यूट्रॉन देगा, 3 न्यूट्रॉन। कितने न्यूट्रॉन देगा, 3। तो हम क्या करें, इन न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लें। क्या कर लें, 3 में से 2 न्यूट्रॉन को हटा लें या 1 न्यूट्रॉन को हटा लें। जब हम न्यूट्रॉन को हटा लेंगे वहाँ से तो क्रिया कैसी हो जाएगी, हमारी क्रिया हो जाएगी नियंत्रित। कैसी हो जाएगी, नियंत्रित। जब हमको लगेगा कि तेजी से विस्फोट हो रहा है तो वहाँ से हम न्यूट्रॉनों को क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे। न्यूट्रॉन को जैसे ही हम करेंगे क्रिया हमारे नियंत्रण में आ जाएगी। अगर न्यूट्रॉनों को हम नहीं हटा पाए तो क्रिया क्या हो जाएगी, अनियंत्रित हो जाएगी। सारी बातें समझ में आ रही हैं। आगे अब हम जान लेते हैं कि नाभिकीय संयंत्र में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। इनको हम इसलिए जान रहे हैं कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि न्यूट्रॉन को कौन नियंत्रित करता है, तो हम नहीं जानते। तो हम छोटा छोटा सा तुम्हें बता देंगे। ईंधन के रूप में किसे यूज करते हैं नाभिकीय रिएक्टरों में, तो यूरेनियम हमने बता दिया है। और भी तत्व होते हैं, उन सभी चीज़ों को एक बार थोड़ा थोड़ा सा सीख लेते हैं। आगे है नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर मतलब हमारे जो परमाणु केंद्र होते हैं में प्रयुक्त पदार्थ, कौन कौन से पदार्थों का वो उपयोग करते हैं। सबसे पहले ईंधन के रूप में, तो ईंधन के रूप में हमने बताया था यूरेनियम का यूज करते हैं। किसका, यूरेनियम का। यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 235 का वो यूज करते हैं, ठीक है। दूसरी बात याद रखना, इन चार्ट को बहुत ध्यान से समझना, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाएगा। दूसरा विमंदक। विमंदक क्या होता है, तो ध्यान से समझना, न्यूट्रॉन की गति को जो कम करते हैं, जो न्यूट्रॉन की गति को कम करते हैं, तो कौन कम करता है, भारी जल, D2O। कौन, भारी जल व ग्रेफाइट। पूछ लेगा भारी जल व ग्रेफाइट क्या काम करते हैं, तो न्यूट्रॉन की गति को कम करने का काम करते हैं। बात क्लियर है। आगे न्यूट्रॉनों को अवशोषित। अवशोषित क्यों, क्योंकि एक साथ 3 निकल रहे हैं, हमें चाहिए एक, तो हम वहाँ से न्यूट्रॉनों को क्या करेंगे, अवशोषित। तो न्यूट्रॉनों को जो अवशोषित करने का काम है वो कैडमियम व बोरॉन करता है। कौन करता है, पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, न्यूट्रॉन को अवशोषित करते हैं कौन, तो कैडमियम सही होगा या बोरॉन सही होगा। क्लियर है। दूसरी बात शीतलक। शीतलक का मतलब यह है कि जब ये विखंडन होगा तो उसका ताप बहुत अधिक हो जाएगा। ताप क्या हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा। तो हम चाहेंगे कि वहाँ टेम्परेचर क्या हो, ठीक रहे। तो शीतलक का काम करता है द्रव सोडियम। कौन करता है, लिक्विड स्टेट में सोडियम। क्लियर है। अब हम जानते हैं कि नाभिकीय संलयन क्या होता है। अभी तक हमने क्या जाना, नाभिकीय विखंडन। अब हम जानेंगे नाभिकीय संलयन। आगे हम जानेंगे नाभिकीय संलयन। क्या जानेंगे, नाभिकीय संलयन क्या होता है। वह प्रक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक हल्के तत्वों के नाभिक परस्पर संयोग करके भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, नाभिकीय संलयन कहलाती है। ध्यान से समझो, 2 या 2 से अधिक तत्व परस्पर संयोग कर रहे हैं और एक भारी नाभिक का क्या कर रहे हैं, निर्माण करते हैं। क्या कहलाती है, नाभिकीय संलयन की क्रिया कहलाती है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। जैसे में हाइड्रोजन बम जो हमारा होता है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। दूसरा क्या है, सूर्य की ऊर्जा जो भी है वो भी क्या है, नाभिकीय संलयन पर आधारित है। पूछा जाए कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर क्या है, तो नाभिकीय विखंडन में भारी तत्व विघटित होता है और हल्के तत्वों में टूट जाता है, और नाभिकीय संलयन में हल्के तत्व जुड़ते हैं, आपस में जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं, भारी तत्व का निर्माण करते हैं और अपार ऊर्जा निकलती है। क्या होती है, अपार ऊर्जा इसमें निकलती है। याद रखना,
नाभिकीय संलयन की क्रिया के लिए, किसके लिए? नाभिकीय संलयन की क्रिया के लिए, संलयन की क्रिया के लिए अपार ऊर्जा की आवश्यकता होती है, के लिए अपार ऊर्जा, अपार ऊर्जा कह दो या ऐसे कह दो, उच्च ताप की आवश्यकता होती है, उच्च ताप की आवश्यकता होती है। क्लियर है? चलो आगे हम जानते हैं कि रेडियो एक्टिव समस्थानिक जो होते हैं, एक्टिव समस्थानिकों के गुण क्या जानेंगे? रेडियो एक्टिव समस्थानिकों के गुण। अच्छा, जो बच्चे समस्थानिक नहीं जानते हैं तो वे समझ लें ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या परिवर्तित हो। ठीक है, जैसे C6H12 13 14, तो ये आपस में क्या है? समस्थानिक। क्या है? समस्थानिक। ठीक है ना, इसको हम समझा इसलिए रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे, हम यही सोचकर चल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता, वहां से हम सिखा रहे हैं ना। तो देखो, परमाणु क्रमांक सबका समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या में क्या है? परिवर्तन। तो ये सभी तत्व क्या कहलाएंगे? समस्थानिक। ठीक है ना। तो चलो अब हम जानते हैं कि किसी तत्व के समस्थानिक परमाणु जो रेडियो एक्टिवता का गुण प्रदर्शित करते हैं, जैसे अभी हमने बताए थे कार्बन के 4, कार्बन का 12, कार्बन का 13 और कार्बन का 14। तो इसमें ये कार्बन 14 जो है, ठीक है, ये एक रेडियो एक्टिव है। तो ऐसे तत्व, किसी तत्व के समस्थानिक परमाणु जो रेडियो एक्टिवता का गुण प्रदर्शित करते हैं, उनको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव समस्थानिक। तो इसका नाम हो जाएगा, ये तत्व दिखाता है रेडियो एक्टिवता, तो इसका नाम हो जाएगा रेडियो एक्टिव समस्थानिक। बात क्लियर हो गई। अब बात आती है कि इनका यूज कहाँ होता है, किसका? रेडियो एक्टिव समस्थानिकों का यूज कहाँ होता है। तो ध्यान से समझेंगे, कृषि के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, उद्योग में, युद्ध में और पुरातत्व क्षेत्र में भी होता है। क्लियर है? हर एक तत्व का अपनी अपनी विशेषता है, जहाँ जिसकी आवश्यकता होती है वहाँ उसका यूज करते हैं। जैसे हम जानते हैं कोबाल्ट 60 का यूज कैंसर में किया जाता है। क्लियर है? कैंसर के इलाज में कोबाल्ट का यूज किया जाता है। तो अब क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में, क्या आ जाएगा कि कैंसर के इलाज में यूज किया जाता है किसका? कोबाल्ट का, सोडियम का, आयोडीन का, कार्बन का। तो हम पहचान के तुरंत टिक कर देंगे कोबाल्ट का। दूसरा सोडियम 24 जो है रक्त प्रवाह का वेग ज्ञात करने के लिए सोडियम के रेडियो एक्टिव समस्थानिक का यूज किया जाता है। आगे बात आती है आयोडीन का यूज। तो आयोडीन का यूज किया जाता है थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता ज्ञात करने में। कहाँ किया जाता है? थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता के निर्धारण में। दूसरा कार्बन 14, तो कार्बन के ये वाला समस्थानिक जो है, इसका जो उपयोग किया जाता है वो पुरानी वस्तुओं की आयु निर्धारण करने में। जैसे कि मान लीजिए कि कहीं हमें क्या हो, किसी खुदाई में कोई वस्तु मिल जाए, तो अब हम बात करते हैं कि वो बता देते हैं कि ये 3000 साल पुरानी है कि ये 300 साल पुरानी है। कैसे? तो वो कैसे बताते हैं? इस कार्बन 14 और कार्बन 12 के द्वारा ना। तो उस विधि पर तो हम यहाँ नहीं आएंगे, हमें तो बस इसको जानना है। लेकिन बस हमें इतना याद रखना है, क्या याद रखना है कि कार्बन 14 जो एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, इसके द्वारा हम पुरानी वस्तुओं की आयु का निर्धारण कर सकते हैं। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इन सारी चीज़ों से पूरे सीख गए होंगे। हमने आपके लिए इस चैप्टर में पूरा का पूरा रेडियो एक्टिवता पढ़ा दिया है। इससे बाहर आपके एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में कुछ नहीं आएगा रेडियो एक्टिवता से। आपका बस ये काम बनता है कि आप सभी लोग इसको 1 बार 2 बार 3 बार देखो, साथ के साथ इससे रिलेटेड जितने भी हम क्वेश्चन कराएं उन सभी क्वेश्चनों को आप सभी लोग कर लें, या फिर अपनी बुक से भी साथ के साथ पढ़ते रहें, क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर हम आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।